हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड सितंबर 21। पहला आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, नासा जो है ये लॉन्च करने वाला है यूरोपा क्लिपर मिशन, प्रोबेबली अक्टूबर में। अब ये मिशन जो है ये स्टडी करेगा यूरोपा को, जो कि मून है किसका, जुपिटर का। ठीक है, अब जुपिटर के देखो इंपॉर्टेंट मून कौन कौन से हैं। गैनीमेड हो गया, ये सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है। ठीक, कैलिस्टो हो गया और आयो हो गया। और जो आयो है ये मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव हमारा मून है इन द सोलर सिस्टम। ठीक, उसके बाद हमारा जो फोर्थ लार्जेस्ट जुपिटर का है वो है हमारा यूरोपा। ठीक, ऑल्सो तुमने एक मिशन सुना होगा, जूस मिशन। ये बेसिकली क्या करता है, जुपिटर के आईसी मून्स के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। बट यूरोपा क्लिपर मिशन और जूस मिशन में डिफरेंस क्या है कि यूरोपा क्लिपर मिशन जो है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ फोकस करेगा हमारे यूरोपा मून पे। ठीक, और ये एक नासा का मिशन है। और जो जूस मिशन है ये हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। ठीक, और ये क्या करेगा, ये जुपिटर को भी ऑब्जर्व करेगा, उसके आईसी मून्स को भी ऑब्जर्व करेगा, जिसमें क्या कहते हैं हमारा जो मेन है वो कौन कौन से हैं, गैनीमेड हो गया, कैलिस्टो हो गया और यूरोपा हो गया। इन तीन मून्स को मेनली ऑब्जर्व करेगा और स्मॉलर मून्स को भी ऑब्जर्व करेगा, प्लस आयो को ऑब्जर्व करेगा। इवन जुपिटर के जो मैग्नेटोस्फेयर है इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। तो ये समझ लो कि जूस जो है ये ब्रॉडर ऑब्जर्वेशन करेगा। और ये जो है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, ये सिर्फ वहाँ पे पानी की खोज में जा रहा है। ठीक है, जो उसकी आईसी क्रस्ट है उसके नीचे पानी है कि नहीं, इसके चक्कर में जा रहा है। और कुछ यूनिक फीचर्स क्या हैं कि ये पहला स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि अर्थ के बाहर जाके ओशियन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये स्पेसक्राफ्ट है ये लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है जो कि नासा ने कभी भी बनाया है। ठीक है, और ये ऑर्बिट करेगा हमारे जुपिटर को ही। बट जब ऑर्बिट करते वक्त जब भी ये यूरोपा मून के पास से पास करेगा तो ये तब इसको ऑब्जर्व करेगा। तो ठीक है, तो ये बेसिकली फ्लाई बाय मिशन है, मतलब जब रिवॉल्व करते हुए ऑब्जर्वेशन कर लेना। ठीक है, अब अमूर फैल्कन जो है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है और ये हमारे यहाँ आता है मेनली सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। तो इनके वेलकम के लिए बेसिकली तैयारियाँ शुरू हो गई हैं मणिपुर में या फिर नागालैंड में कह सकते हो। अब तैयारियाँ क्यों की जा रही हैं, क्योंकि इनको थ्रेट होता है इस एरियाज़ में, क्योंकि लोग इनको हंट कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले अमूर रिवर जो है उसको देख लेते हैं और इसका जो माइग्रेटरी पाथवे है पूरा वो देख लेते हैं। ठीक, अब जो अमूर रिवर है इसका ओरिजिन होता है हमारा मंगोलिया में, फिर ये एंटर करती है हमारा रशिया में, और रशिया और चाइना के बीच में ये बॉर्डर बनाती है, नेचुरल बॉर्डर। तो ये बात तो ज़रूर याद रखनी है कि रशिया और चाइना के बीच में कौन सी रिवर नेचुरल बॉर्डर बनाती है, वो है अमूर रिवर। ठीक, ये एशिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट रिवर है। ये याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। और ये ड्रेन करती है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ टार्टरी में। ठीक, और ये जो तुम्हें आइलैंड ग्रुप दिख रहा है ये आइलैंड है सखालिन आइलैंड। ठीक, अब ये बोन ऑफ कंटेंशन किसके किसके बीच में है, ये बोन ऑफ कंटेंशन है जापान के बीच में और रशिया के बीच में। ठीक, अगर अमूर फैल्कन का माइग्रेटरी पाथवे देखा जाए तो ये रशिया के इस रीजन से, जिसको बोलते हैं फार ईस्ट, ठीक, और ये चाइना का जो ये रीजन है यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा फिर इंडिया में आके कहाँ रुकते हैं, ये रुकते हैं मणिपुर नागालैंड में। ठीक, और फिर माइग्रेट करके ये जाते हैं ईस्ट अफ्रीका वाले रीजन में। तो डिस्टेंस जो है ये ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर का है और ये साल में ऐसा 2 बार करते हैं। और इनके नागालैंड में स्टॉप ओवर की वजह से ही नागालैंड को फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक, और नागालैंड में एक लेक है जिसका नाम है दोयांग लेक। दोयांग लेक, यहाँ पे इनका मेनली स्टॉप ओवर पॉइंट होता है। अब ये दोयांग लेक जो है इससे एक रिवर निकलती है जिसका नाम है दोयांग रिवर, और ये जाके लेटर मिलती है हमारी धांसरी रिवर से। धांसरी रिवर क्या है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ठीक है, अब इनके यहाँ पे नागालैंड में रुकने से हमें फ़ायदा क्या है या मणिपुर में रुकने से फ़ायदा क्या है, यहाँ पे ये इंसेक्ट की पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रहते हैं। अब इनको मणिपुर और नागालैंड में क्या बुलाया जाता है, अखी पुइया बुलाया जाता है, ये याद रखना है, अख्युई पुइया। बाकी WPA एक्ट में शेड्यूल 4 में आते हैं। ठीक, IUCN स्टेटस जो इनका है लीस्ट कंसर्न है और अपेंडिक्स में 2 में आते हैं साइट्स के। ठीक, तो ये याद रखना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि रैप्टर और फैल्कन
दोनों बर्ड स्पीशीज़ हैं, ये याद रखना है, ठीक, कि फैल्कन और रैप्टर जो है बर्ड्स स्पीशीज से रिलेटेड है। इनको बर्ड्स ऑफ प्रे भी बोलते हैं, जो रैप्टर होते हैं इनको बर्ड्स ऑफ प्रे भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक्टिव हंटिंग करते हैं। एक्टिव हंटिंग का मतलब क्या हो गया कि लाइव एनिमल को ये किल करते हैं, फिर उस पर फीड करते हैं। बट एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वल्चर्स हो गए। ये वल्चर्स जो होते हैं ये डेड एनिमल फीड करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। तो बर्ड्स ऑफ प्रे जो होते हैं हमारे, ये दो तरीके के होते हैं, या फिर रैप्टर्स बुला लो इन्हें। इनके अंदर एक फैमिली होती है फैल्कन की, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं हमारे। पहले जो हो गए, ये हो गए स्ट्रिगी फॉर्म्स, स्ट्रिगी फॉर्म्स, या फिर इनको ऐसा कह सकते हो जो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब क्या हुआ, जो रात में जगे रहते हैं और हंटिंग रात में करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे फैल्कोनी फॉर्म्स। अब ये होते हैं हमारे डायर्नल। डायर्नल का मतलब क्या हुआ, ये डे में हंट वगैरह करते हैं और जगे रहते हैं, ठीक। तो इन्हीं फैल्कोनी फॉर्म्स में ही आते हैं हमारे ईगल्स हो गए, हॉक्स हो गए, वल्चर्स हो गए, फैल्कन्स हो गए। और जो हमारे स्ट्रिगी फॉर्म्स में आते हैं, ये मेनली कौन सा आता है, ये आउल्स आता है। बट एक्सेप्शन देखो दोनों जगह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्यों न्यूज़ में है, ये काम का नहीं है, बट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारे लिए जाना ज़रूरी है, तो ये देख लेते हैं एक बार। अब जो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये हमारा ओनली टाइगर रिजर्व है बिहार का, ठीक। कौन सी मेजर रिवर इससे पास करती है, उसका नाम है गंडक रिवर। गंडक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमारी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और दूसरी रिवर जो इंपॉर्टेंट इससे पास करती है उसका नाम है मसान रिवर, ठीक। अब ये जो है एक ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व है। बेसिकली इसका कुछ पार्ट जो है वो नेपाल में भी लाई करता है, और नेपाल में इसे क्या बुलाते हैं, चितवन, चितवन नेशनल पार्क, ठीक है, चितवन नेशनल पार्क। और ये जो हमारा टाइगर रिजर्व है, ये मार्क करता है हमारे ईस्टर्न लिमिट ऑफ तराई रीजन। तराई रीजन मैंने बताया था, जो स्वैम्पी रीजन है, जो हमारे हिमालयन के फुट हिल्स में मिलता है यहाँ पे, जहाँ बेसिकली कौन से फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, साल फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पीशीज़ कौन सी मिलेंगी, टाइगर मिलेगा, सांबर मिलेगा, ब्लैक बक भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। रीसस मंकी हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, गौर हो गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स जो हैं, ये सिर्फ उन्हीं लॉयर्स को अलाउ करें जो कि उस दिन केस को आर्ग्यू कर रहे हैं, वरना क्या होता है कुछ लोग फालतू भी चले आते हैं देखने ऐसे। अब देखो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड समझने से पहले हम ले मैन टर्म्स में समझ लेते हैं, लॉयर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बीच में डिफरेंसेस वगैरह, ठीक है। सिर्फ ले मैन टर्म्स में बता दे रहा हूँ। लॉयर कौन होता है, जिसके पास डिग्री है लॉ की, ठीक। और अगर वो रजिस्टर हो जाता है बार काउंसिल में तो उसको बोलते हैं एडवोकेट, ठीक। अब सीनियर एडवोकेट कौन होता है, ये बेसिकली ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जिनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उन्होंने कितने केसेस जीते हैं ये उसके बेसिस पे, जो हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है उनको डिजिग्नेट करता है एज सीनियर एडवोकेट्स, ठीक। तो ये डिजिग्नेशन है, ठीक। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं, ये बेसिकली समझ लो एक तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स होते हैं, ठीक। इनको एक अलग एग्ज़ाम देना पड़ता है फॉर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। प्लस ये किसी भी क्लाइंट का केस ले सकते हैं और प्लीड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम वकालतनामा। वकालतनामा मतलब हो गया कि आप किसी और के बेसिस पे केस लड़ सकते हैं और उसने आपको परमिशन दे दी है लड़ने के लिए। तो जो हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, सिर्फ इनको ही अलाउड है कि ये वकालतनामा फाइल कर सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में ही काम कर रहे हैं तो वहाँ के प्रोसीजरल एस्पेक्ट से ज़्यादा वेल वर्स्ड रहेंगे ये, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है हमारे लिए जानने के लिए। उसके अलावा देखो इनमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि इनको राइट ऑफ ऑडियंस होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। एक्सक्लूसिव राइट टू फाइल एंड कंडक्ट केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। बाकी इनके कुछ वो दे रखे हैं कि कंडीशंस क्या दे रखी हैं कि पहली बात, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रायर 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए तुम्हारी अंडर अ सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक। और बता दिया मैंने, एग्जामिनेशन तो कंडक्ट होता ही है। अब देखो ये लोग जो हैं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो एक चीज़ क्या है इसमें कंडीशन कि इनका जो ऑफिस होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट हाउस के 10 माइल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और इनके साथ एक रजिस्टर्ड क्लर्क भी होना चाहिए। तो ये सब फालतू की बातें हैं, बट मेनली बस इतना जान लो कि ये केसेस में इन्वॉल्व होता है मेनली सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। वकालतनामा फाइल कर सकता है, वो सब ज़रूरी बात है, ठीक। तो एक्सरसाइज आइकिया क्या है, ये बेसिकली मीटिंग हुई हमारी चेन्नई में। मेनली कौन कौन इन्वॉल्व था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी। इसके अलावा कई ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व थी, जैसे IMD हो गया, इनक्वाइस हो गया, जो बेसिकली डेटा प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को हमें कहाँ यूज़ करना है, हमें इसे यूज़ करना है GS 3 के डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले सेक्शन में एज एन एग्जाम्पल।
और हम इसे आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट वी नीड इज़ इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड क्यों? क्योंकि डिज़ास्टर जो होता है वो कोई स्टेट स्पेसिफिक इवेंट नहीं है, वो इंटर स्टेट भी हो सकता है, कई स्टेट में स्प्रेड हो सकता है। तो हमें डेलिब्रेशन की ज़रूरत है ऑन अ लार्जर स्केल, तो कई स्टेट्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जैसे इस आईकिया एक्सरसाइज में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? हमारा केरल हुआ, इधर तमिलनाडु हो गया हमारा, फिर उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी। अब देखो यहाँ पे काफ़ी फ्लड्स वगैरह के इशू होते हैं, लैंडस्लाइड के इशू होते हैं, तो ये तुम अपनी एक नोटबुक में लिख लेना ये, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक। उसी से टर्म रिलेटेड है, एक होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी। बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं इसमें तुमने सुना होगा न्यूक्लियर फिजन होता है। अब फिजन में क्या होता है कि हमारे न्यूट्रॉन्स निकलते रहते हैं बाहर, ठीक। अब यही जो रेट ऑफ न्यूट्रॉन का एमिशन है ये अगर कंट्रोल्ड हो और सेल्फ सस्टेनिंग हो, सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब कि होता रहे, तो बोलते हैं कि वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो क्रिटिकल स्टेट में है, ठीक। अब अगर जो रेट ऑफ एमिशन है इसको अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे सुपर क्रिटिकलिटी, ठीक। और अगर इसी का रेट को अगर डिक्रीज कर दोगे तो इसको बोलते हैं सब क्रिटिकलिटी, ठीक। तो बस ये टर्म याद रखना है कि इससे रिलेटेड है। अब हमारा जो थर्ड होम बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसने बेसिकली ये क्रिटिकलिटी जो है अचीव कर ली है, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल जो है ये हम मेंस में यूज़ करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे इन GS3 साइबर सिक्योरिटी वाले सेक्शन में, ठीक। इंडिया ने क्या किया है, जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रिलीज़ करता है, उस पर इंडिया जो है टॉप टीयर में आया है। टॉप टीयर में कितनी कंट्रीज़ हैं? 46 कंट्रीज़ हैं, टोटल 5 टीयर है, ठीक है। तो बस तुम्हें इतना याद रखना है, इंडिया ने परफॉर्म किया है 5 पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए इंडिया जो है टॉप टीयर में आ गया है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको एज ए इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी का कोई आंसर लिख रहे हो तब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ये एक UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये याद रखना है। इंडिया इसका एक्टिव मेंबर कब से बना? 1952 में। दो इंडिया 1869 से इसका एसोसिएट मेंबर था, बट 1952 में ये एक्टिव मेंबर बन गया इसका, ठीक है। और क्या करती है ये बॉडी? ये बेसिकली जो रेडियो स्पेक्ट्रम होता है इसको एलोकेट करती है, इवन जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं उसको ये एलोकेट करने का काम करती है, ठीक। और ICT बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करती है, जैसे हमारा जो वाईफाई वगैरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे वाईफाई 5 हो गया, 6 हो गया, उसके भी यही सेट करती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो 5G स्पेक्ट्रम हो गया इससे भी रिलेटेड यही स्टैंडर्ड सेट करती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इंस्पायर मानक जो प्रोग्राम है ये बहुत पुराना प्रोग्राम है, ऑलमोस्ट 2008 का शुरू हुआ था ये, तो ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, ठीक है। बस इतना जान लो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है। और तुमने इंस्पायर स्कीम के बारे में भी सुना होगा जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है PCM के जो स्टूडेंट्स होते हैं शायद उनको, ठीक है। अब कलिंगा नगर ओडिशा में क्या हुआ है, इंडिया का लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस बना है। अब देखो ये जानना ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उस दिन सिलिकॉन कार्बाइड जब मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि ये एक एब्रेसिव की तरह यूज़ होता है और इसका मेन यूज़ जो होता है ब्लास्ट फर्नेस में ही होता है, ठीक। ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज़ होते हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री में, इतना काम का नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ चीज़ें हमारे लिए जानना जरूरी है। पहला, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के बीच में डिफरेंस, ठीक। तो इमिग्रेशन को तुम ऐसे याद करो कि इन, आई लिखा है तो आई से इन, तो इन टू अ कंट्री, तो कोई बाहर से यहाँ पे आ रहा है, किसी कंट्री में आ रहा है, तो इस बंदे के लिए ये जो कंट्री हुई ये फॉरेन कंट्री हुई, तो समवन इज कमिंग इनटू अ फॉरेन कंट्री। अब एमिग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एमिग्रेशन का मतलब हुआ कि आप अपनी कंट्री को छोड़ दे रहे हो बस, ठीक है, और बाहर कहीं चले जा रहे हो। अब इस बंदे को ही मान लो इसने अपनी कंट्री से क्या किया, एमिग्रेट किया, ठीक, टू अनदर कंट्री। लेकिन हमारे लिए ये बंदा जो है ये क्या होगा, ये इमिग्रेट हुआ होगा क्योंकि दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ आ रहा है, ठीक। अब देखो आर्टिकल क्या कहता है, इमिग्रेशन वगैरह जो है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, ये देखता है ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक। अब इन्होंने क्या बोल दिया है कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर। मतलब अगर आप मान लो कि लो थ्रेट हो तो आपको क्या होगा, जो इमिग्रेशन के क्लियरेंसेज हैं वो जल्दी दे दिए जाएंगे, आपके लिए गेट से जल्दी निकल सकते हो। तो बस उसके क्लियरेंस को फास्टर करने का प्रोसेस है, इतना ही जानना ज़रूरी है, उसके अलावा कुछ काम का नहीं।